तो अब नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी में एक और जो है ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसका भी आपको वही समझाने की कोशिश करी गई है कि इस ग्राफ के अंडर वाला जो एरिया है, ठीक है, उसी को जो है वही जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्राफ में इस साइड में क्या है फोर्स एंड इस साइड में क्या है एक्स। तो वर्क डन कैसे निकाल लोगे आप, एफ इंटू एक्स या फिर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो दो मेथड अभी तक हमें मिल गए, तीसरा क्या था, समेशन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस, ठीक है। सी अप्लाइज अ फोर्स 100 न्यूटन ओवर द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। तो वुमन क्या कर रही है, एक ट्रंक को जो है, एक ट्रंक को पुश कर रही है ना, एक ट्रंक को पुश कर रही है 100 न्यूटन फोर्स से। 100 न्यूटन फोर्स से उसने उसको कितना डिस्प्लेसमेंट करा दिया, 10 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट करा दिया। देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, ठीक है, एंड हर अप्लाइड फोर्स लीनियरली जो है कम हो जाती है 50 न्यूटन तक, ठीक है। तो पहले तक कितना था 100 न्यूटन, उसके बाद 50 न्यूटन, मतलब कि कम हो जा रहा है फोर्स। नाउ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ तक ट्रंक को उन्होंने जो मूव किया वो कितनी है 20 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर तक उन्होंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड उसके बाद जो है 50 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड बाकी 10 मीटर तक ले गई, ठीक है। आपको करना क्या है, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन, ठीक है। आपको पहली बात तो एक ग्राफ प्लॉट करना है एंड जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर द 20 मीटर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पे जो आपको टू फोर्सेस के बारे में बात की है, एक तो वुमन जो फोर्स लगा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा जो है फ्रिक्शन फोर्स की बात करिए, ठीक है। तो अब ग्राफ को देख लेते। तो हमने जैसा कि बताया कि इधर क्या होगा, इधर फोर्स होगा एंड इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इनिशियल जो 10 मीटर है, इनिशियल 10 मीटर तक कितना फोर्स लगा रही थी 100 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्स लीनियरली कम हो गई, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा है लीनियरली फोर्स कम होता जा रहा है, मतलब कि लीनियरली ऐसे कम हो गया एंड फाइनली जो फोर्स हमारा आएगा वो कितना आएगा 50 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ से जो है इन्होंने 10 मीटर तक मूव किया, उसके बाद बाकी 10 मीटर तक का मूव किया। तो यहाँ पे आप ऐसे इस चीज़ को जो है प्लॉट कर सकते हो। एंड अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली पूरी 20 मीटर तक ही काम कर रही होगी, है ना। तो फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन क्योंकि एक नेगेटिव फोर्स है तो उसको हम -50 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द वुमन। अब वर्क डन के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ तो हम एरिया अंडर द कर्व कर सकते हैं या फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एफ डॉट डी एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ग्राफ मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे, ठीक है। तो कौन सी एरिया की बात करेंगे हम, ये वाली एरिया का, है ना। तो यहाँ पे जो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रापेजियम का जो है फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। तो इस एरिया की जो, तो ये वाली जो एरिया है इसको आप जो स्क्वायर की फॉर्मूला से कर सकते हो, है ना। इस एरिया का जो वैल्यू आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 100, है ना। यहाँ पे कितना है 10 एंड यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है 10, ठीक है। तो ये तो होगी पहली एरिया की एंड यहाँ पे जो है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला आ जाता है वो कितना आता है, हाफ इंटू ये जो हाइट है आपकी, ठीक है। हाइट कितनी है यहाँ पे 10 मीटर, तो 10 इंटू ये जो दो आर्म्स है ट्रेपेजियम के, ठीक है, ये कितना है 100 एंड ये कितना है 50, इसका मतलब 100 प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है, समझ में आया आपको। तो जो टोटल एरिया हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1750 जूल, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ये है वर्क डन बाय द वुमन। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी वो क्या निकालनी पड़ेगी, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन निकलेगा वो ऑब्वियसली नीचे का एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव में चल रहा है। तो ये जो एरिया है ये कितना है -50 इंटू 20 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन आएगा वो कितना आ रहा है -1000 जूल, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एंड एनर्जी के बीच का जो हमने रिलेशन पढ़ा है ना, थोड़ी देर पहले हम एक रिलेशन पढ़ा था वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो अभी हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के केस में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, पहले तो उसको देखते हैं। डी के डी टी मतलब कि यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू हो जाती है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो पहले तो इसका जो है हम
डी के डी टी करते हैं तो डी के डी टी इसका मतलब क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे पहले तो हाफ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जिन जिन लोगों को डेरिवेशन करना नहीं आता वो लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हाफ जो है कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल के आ गया, है ना। एम जो है मास जो है वो भी कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो भी उसको भी जो है हम बाहर निकालेंगे, है ना। ये जो वी है ये चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, तो वी स्क्वायर की जो डेरिवेटिव आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 × v, एंड इसका जो पावर है एक कम कर दोगे आप तो पावर 1 हो गया, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा dv/dt, ठीक है। तो क्या आ गया अपना, यहाँ पे ये देखो ये दो जो है कट हो जाएंगे, m/v/dv/dt, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो dv/dt आता है, dv/dt का मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी चेंज विद द टाइम, इसका मतलब एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर ये क्या हो गया m/a/v, एंड ma का मतलब हमें क्या आता है, फोर्स आता है, कि इससे ये हमें कहाँ से पता है, न्यूटन की सेकंड लॉ से, है ना। न्यूटन की जो सेकंड लॉ थी, न्यूटन की सेकंड लॉ क्या थी, F=ma हो जाता है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, तो ये जो डी के डी टी इसका जो वैल्यू आया वो क्या है, F/v, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड वी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी को हम कैसे लिख सकते हैं, F/dx/dt, ठीक है। अब अगर मैं आपसे डी के की वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो यहाँ पे डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/dx। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे वो सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम हम लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनकी जो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। इनिशियल वैल्यू क्या हमने क्या सपोज कर लिया कि xi, एंड फाइनल पोजीशन विल बी xf, ठीक है। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है उसका इनिशियल वैल्यू कितना था ki, एंड जो फाइनल था वो कितना था kf, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इसका एक रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन f/dx, राइट। एंड इसका मतलब क्या है, F/dx का मतलब क्या आ जाता है हमारा W। तो ये जो एक रिलेशन हमें मिल गई वेरिएबल फोर्स में, जो है हम कैसे काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं वर्क डन के साथ। सो द वर्क डन, ये जो वर्क एंड एनर्जी का जो थ्योरम है ये वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूव यहाँ पे कर दिया हमने। नाउ तो यहाँ ये जो थ्योरम हमने अभी प्रूव की, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये न्यूटन का सेकंड लॉ का एक एप्लीकेशन टाइप का है ना। क्योंकि यहाँ पे जो था फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन था वो हमने यूज़ में लिया। सो दिस थ्योरम इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। एक्सेलरेशन एंड फोर्स, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, ठीक है, वो हमें कौन सा रिलेशन देता है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स के बीच का रिलेशन देता है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी थ्योरम में हमने क्या निकाला, वही जो रिलेशन है उसी को हमने निकाला, पर यहाँ पे हमने कैसे निकाला, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वहाँ पे हम एक्सेलरेशन एंड फोर्स के रिलेशन को निकाल रहे थे किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी थ्योरम पे हमने उसी रिलेशन को निकाला एक टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम में हमने इसको निकाला। अनदर ऑब्जर्वेशन इज़ दैट कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है 2 एंड 3 डायमेंशन की चीज़ों के लिए, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। पर वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने जो है स्केलर फॉर्म में उसी थ्योरम का जो है प्रूफ किया, ठीक। तो अब थियरी की बात हो गई, अब थोड़ी क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ, इनिशियल स्पीड कितना था उसका 2 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम 0.1 मीटर से 2 मीटर तक, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। द रिटर्डिंग फोर्स F, ठीक है, रिटर्डिंग फोर्स, रिटर्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा। सो द रिटर्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द रेंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, मतलब कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप डिस्टेंस कवर करते जाओगे आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो कम होता चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपको जो एक रिलेशन भी दे रखा है, एंड फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हमें पहले ही पता चल गया क्योंकि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। एंड ये फोर्स जो है
डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो दो कंडीशन हमें दे रखे हैं यहाँ पे आप देख लो, एक तो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0.1 से 2.01 मीटर तक होगा, उस टाइम के दौरान एफ़ की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है, -k/r, ठीक है। यानी यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। पर अगर ऑब्जेक्ट की जो है 0.1 से कम है या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 2.01 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इन दैट केस जो फोर्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि कोई एक टेबल है या फिर कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, जिसका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, 0.1 से 2.01 मीटर तक, ठीक है, ये कैसा है, ये एक रफ सरफेस है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है अगर हम इसके बियॉन्ड बात करें, इस एरिया के बियॉन्ड बात करें, तो ये वाली स्मूथ सरफेस है एंड ये वाली भी स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है डिस्टेंस के साथ यहाँ पे फोर्स जो है कम हो। के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.5 जूल, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू देना ही पड़ता क्वेश्चन में। जो पूछ रखा है हमें क्वेश्चन में, देयर इज़ अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल स्पीड वी/एफ, ठीक है, एज इट क्रॉसेस द पैच। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो आप, तो पहले तो आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ में लेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि फाइनल जो आपकी एनर्जी होगी एंड इनिशियल जो एनर्जी थी, ठीक है, वो सेम होगा। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट में पहले से ही थी एंड दूसरी जो सरफेस ने उसके ऊपर काम किया, ठीक है। तो सरफेस के रिटर्डिंग फोर्स के दौरान उसके ऊपर जो वर्क डन उसने किया, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, F/dx, ठीक है, इंटीग्रेशन F/dx। एंड एफ़ की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, एफ़ की वैल्यू दे रखी थी -k/x, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पे आप लिख दो -k/x, सो -k/x इंटू dx। एंड इसका जो लिमिट होता है वो कितना होता है, 0.1 से 2.01 तक, ठीक है। तो के जो वैल्यू था, के इनिशियल का वैल्यू कितना था, ½ × m/vi², ठीक है। तो यहाँ पे vi की वैल्यू भी आपको दे रखी है, दैट इज़ 2 मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे एंड m की वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ पे आपको डेरिवेशन यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, तो के को आप जो है -k को आप बाहर निकाल लोगे एंड यहाँ पे देखो dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो कितना आता है ln x, ठीक है, ln ऑफ x। तो अब इसको आपको जो है सॉल्व करना होगा, लॉग टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 0.5। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकल गया। तो उससे आप जो है फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, हमें पता है कि kf इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ½ m/v/f²। तो v/f की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, √2k/f/m, ठीक है। तो इससे v फाइनल की जो वैल्यू है वो भी आपकी आ गई। एंड यहाँ पे एक और चीज़, ln x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कितना आ रहा है, यहाँ पे ln 20 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ln 20 का वैल्यू कितना आ जाता है, इसको हमें log 10 बेस में निकालना है, ठीक है। ये किस में होता है, log e बेस में होता है, तो उसको हमें log 10 बेस में निकालना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ये इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2.303 log 10 बेस 20, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क के बिटवीन का जो है हम रिलेशन पढ़ रहे थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्ड है पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ और द कैपेसिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। आप में कितनी एनर्जी भरी पड़ी है, ठीक है, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो आपकी पोटेंशियल है, राइट। सो पोटेंशियल इज वन माइंड्स स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जो कि हमें पता है अर्थ की जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। एंड ये जो डिसकंटिन्यूएशन होता है, डिसलोकेशंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट लाइंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की फॉल्ट लाइंस। ये जो फॉल्ट लाइंस होती है
ये कंप्रेस स्प्रिंग्स की तरह होती है, ठीक है। कंप्रेस स्प्रिंग्स का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी एनर्जी भरी पड़ी होती है। कंप्रेस स्प्रिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक कंप्रेस स्प्रिंग है, इसका मतलब इसमें जो है इसको आपने कंप्रेस करके रखा है तो इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी पड़ी है, ठीक है। जब आप इस फोर्स को छोड़ दोगे तो ये फिर से अपनी जो इनिशियल लेंथ थी उसमें वापस आ जाएगी, ठीक है। इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी थी जो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी थी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के टाइम में क्या होता है, ये जो फॉल्ट लाइंस होती है अर्थ की, ये अपने आप को रीएडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी होता है या फिर जो पोटेंशियल वोट होता है, इसका मतलब समझाने की कोशिश की है थोड़ी बहुत एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल से समझा सकती हूँ, जैसे कि ये एक रबर है, ठीक है। इसको अगर आप खींचते हो, ठीक है, तो खींचते हो तो क्या होता है, इसका लेंथ बढ़ता है, ठीक है। एंड जब आप उसको छोड़ दोगे ये फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। तो ये वाली जो स्टेज थी, यहाँ पे इसने बहुत सारी एनर्जी स्टोर करके रखी थी। स्प्रिंग का कंसेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ वॉल ऑफ अ मास m इज mg, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, जहाँ पे g को हम क्या मानते हैं, g को हम कांस्टेंट मानते हैं नियर द अर्थ, ठीक है। g का हमें वेरिएशन पता है, ठीक है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर या फिर नीचे आने पर g का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होता, कम हो जाता है, राइट। पर हम इसको नियरली कांस्टेंट मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि h को जो है बहुत ही कम मान रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ की सरफेस से ज़्यादा ऊपर की अगर बात ना करें तो उस प्लेस में जो है जी का वैल्यू नियर इक्वल्स टू कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। सो इन दैट केस वी कैन एक्चुअली इग्नोर द वेरिएशन ऑफ जी, राइट। तो अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओगे h हाइट से, एंड वो जब वहाँ पे आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब m इंटू जी इंटू एच। तो जब इस ऑब्जेक्ट को आप ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर ले जा रहे हो तब वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पे सेव होता है, ठीक। सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh। एंड अगर हम h को एज अ वेरिएबल ले, ठीक है, कांस्टेंट ना लेकर के, तो रिलेशन क्या होगा, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ dh इंटू वी, ठीक है। माइनस ऑफ dv dh इक्वल्स टू mgh, ठीक है। देखो इट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल हाइट में हमने कैलकुलेट किया है। तो f का रिलेशन क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv dh, जिसका विच इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है हमारा वो डाउनवर्ड में है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो पर फोर्स डाउनवर्ड में है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में है। तो चूँकि फोर्स एंड वर्क डन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक। अब उसी ऑब्जेक्ट को जब आप रिलीज़ करोगे उस हाइट से, ठीक है, एच हाइट पे ले जाने के बाद, ठीक है, ग्राउंड से एच हाइट पे ले जाने के बाद जब आप उसी को फिर से रिलीज़ करोगे तब उसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी जो कि था mgh, ठीक है, वही mgh काइनेटिक एनर्जी की तरह जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि mgh। तो यहाँ से अगर आप v का वैल्यू निकालते हो, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, मतलब कि v इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh, ठीक, v इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh। ये बॉल जो है विथ इंक्रीजिंग स्पीड नीचे की तरह गिरेगी, ठीक है, विच शोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी आपके पास स्टोर था वही एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड अप, ठीक है। कोई कभी भी आप जो है फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करोगे तो वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे फोर्स नीचे काम कर रहा था उसके अगेंस्ट आपने काम किया, ठीक है, तो वो एनर्जी स्टोर होगी, राइट। तो यही था पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल कंसेप्ट। एंड यहाँ पे हमने एक रिलेशन भी पढ़ा, ठीक है, वेरिएबल एक्स के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वी डी एक्स। एंड अगर आपको फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पता है तो क्या हो जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन से आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। सो एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे इनिशियल था एक्स आई, फाइनल था एक्स एफ, ठीक है। वैसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी था इनिशियल था वी आई एंड जो है फाइनल था वी एफ, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लोगे। यहाँ पे वी आई पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन था। ओके गाइस, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स सच एज ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो डिपेंड करेगा आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है,
किस पाथ से वो फॉलो हुआ उस पर डिपेंड नहीं होगा, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेटिंग फोर्स ग्रेविटी। ठीक, सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव वर्कड ऑन एग्जांपल्स डीलिंग विद इंक्लाइंड प्लेन्स। ठीक है, अगर आपने मोशन इन प्लेन्स ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है तो आपको इसका कंसेप्ट भी पता होगा कि कोई हाइट एच से जब आप, ठीक है, कोई हाइट एच से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो नीचे आकर के उसकी वेलोसिटी आ जाती है √/2gh विच इज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको थीटा लूँ एंड ये जो हाइट है ये अगर एच है, ठीक है, तो इस पॉइंट यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो इस पॉइंट में आकर के उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2gh। ठीक है, अगर ये थीटा की जगह पे फाई होता तब भी ये 2gh ही आता। ठीक है, एंगल पे डिपेंड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ हाइट में डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट में क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में डिपेंड करती है। ठीक है, से रेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ये हो गया। बटन में काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप देख पा रहे हो, दिस इज mgh। ठीक है, mgh का मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर था, ठीक है, यहाँ से ये हाइट कितना था h, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी जितना था नीचे आकर के वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी mg/h। ठीक, एंड यहाँ पे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, हाफ mv², सो हाफ इंटू m इंटू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी mgh। ठीक, समझ में आई ये चीज़। द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट टेकन, यहाँ पे क्या है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी डिड डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी और द पाथ और द पर्टिकुलर पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अगर ये जो वेलोसिटी था आपका, ठीक है, अगर ये डिपेंड करता पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, ठीक है, तो इन दैट केस हम उस फोर्स को क्या बोल देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, पर यहाँ पे जो है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन की बात करें तो वो सेम आएगा एज वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का जो डायमेंशन आता है वो क्या आता है, ml² T⁻²। ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली सेम एज काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। सो यहाँ पे क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स के अगेंस्ट हम कम करेंगे तभी जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड एनर्जी मिलेगी। तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ F.dx। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की एकदम सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के एगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स लेते हो, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, Fx डेल्टा एक्स या फिर dx। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी चूँकि आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो उसके डायरेक्शन के, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव आती है। अब पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को अगर आप जो है यहाँ से अगर हम डेल्टा के प्लस ऑफ डेल्टा वी करते हैं तो आपको ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन को इधर ले जाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, ज़ीरो। तो ये जो थियरी है इससे एक थियरी प्रूव होती है कि which means the sum of kinetic and potential energies of a body is constant। ठीक है, so ki and the vi initial will be equals to k final and the v final, right? So the aptness of the term conservative force is now clear to all of you, right? conservative force में जितने important points थे आपको याद हो गए। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पता होने से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो हर पॉइंट में कांस्टेंट होता है। कुछ अदर डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ़ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी बाय रिलेशन। ठीक है, फोर्स तभी कंजर्वेटिव होगा जब इसको आप डिराइव करोगे किसी स्केलर क्वांटिटी v से। v क्या है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव था या फिर नहीं था ये आपको इस रिएक्शन से पता, ये जो रिलेशन है इससे पता चल जाएगा। 6.9 वाला जो इक्वेशन था, ठीक है, यहाँ पे कहा था 6.9 वाला इक्वेशन। ओके, तो ये जो रिलेशन है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
कि फोर्स कंजर्वेटिव कब होता है। देखो जब ये v स्केलर क्वांटिटी होता है तब फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ये जो डेरिवेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक। सेकेंड पॉइंट में क्या है, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन ओनली द एंड पॉइंट, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है, ठीक है। सो W इक्वल्स टू फाइनल माइनस द इनिशियल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एंड यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो अंतर है, ठीक। अ थर्ड डेफिनेशन स्टेट्स दैट वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज पाथ जीरो, ठीक है। ये हमें पता है कि अगर क्लोज पाथ में वर्क डन हो रहा है तो उसका जो टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, चाहे फोर्स कितना भी ज़्यादा हो, राइट। क्योंकि क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेकर के मूव करके इसी पॉइंट में आए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो उस केस में F.ts भी ज़ीरो ही आता है, वर्क डन ज़ीरो होता है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग दैट वर्क आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेस कांस्टेंट होगा जिसकी वजह से वो वर्क हो रही है तो उस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगी।